नाज़रीन, आज ईद का पहला दिन है और बोलता लाहौर की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद उल फित्र की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आज हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा बोलता लाहौर के फ्लेवर को चेंज किया जाए। सारा साल हम लोग पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, सोशल इश्यूज पर बात करते हैं और करनी पड़ती है क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मिजाज ऐसा है कि उसमें हमें उन तमाम इश्यूज को कवर करना पड़ता है जो लाहौर के एक बड़े सेगमेंट को मुतासर करते हैं। लेकिन इस ईद उल फित्र की खुशी ने पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को वो उम्मीद दी है जिसकी हमें आजकल के दिनों में जरूरत भी है। और हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के जरिए आप लोगों तक वो पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाए, क्योंकि आजकल जब हर जानिब बुरी खबरें घूम रही हैं, ऐसे में म्यूजिक की बात करना, आर्ट्स की बात करना, एंटरटेनमेंट की बात करना, फनून लतीफा की बात करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि मुझे आपको एक लिविंग ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। मेरे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे और बहुत टैलेंटेड वर्सटाइल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे दाएं जाने बैठे हैं डॉक्टर सुहेल हाशमी, एक बहुत मायानाज सिंगर हैं। उनके बहुत ज्यादा तारुफ है जो मैं आपसे प्रोग्राम में करवाता भी रहूंगा। फिर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आरिफ भट्ट साहब, ये भी सिंगर हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अमूमन सिंगर्स नहीं करते, ये दूसरे सिंगर्स का ख्याल भी रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ईमान फातिमा, इन्हें 6 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए, ये भी सिंगर हैं और एक इंतहाई खूबसूरत इमर्जिंग आवाज है। ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मजर राही साहब। इनकी आंखें, इनकी ऐनक इतनी खूबसूरत है कि ये अपने फन को भी नहीं छुपा पाते और इनके गाने टिकटॉक के ऊपर खास तौर पर इन दिनों में ट्रेंडिंग में। मजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन, मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा डॉक्टर सुहेल से। सुहेल भाई, ये बताइएगा कि आजकल हर जानिब लोगों को डिप्रेशन है, कोई मौत से डरा हुआ है, किसी को लगता है कि अगली ईद देखनी हमें नसीब नहीं होगी। तो ऐसे में आपको वो टाइटैनिक फिल्म याद है कि जब वो जहाज डूब रहा था तो उसके अंदर 2 म्यूजिशियंस वायलिन बजा रहे थे, उम्मीद दे रहे थे, होप दे रहे थे, केप्ट ऑन प्लेइंग। एंड यू जस्ट, कैसे आप रिलेट करते हैं अपने आप को, अपने फन को और इन हालात को? सबसे पहले बहुत शुक्रिया वैस भाई, मैं इस चैनल के तवज्जुह से, चूंकि लाहौर रंग और बोलता लाहौर, मैं कहता हूँ लाहौर जो है ना कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है टू मी। सही बात है। और ये एक दिल है हमारे मुल्क का और दिल धड़कता है तब तक जिंदगी की रमक बाकी होती है। तो लाहौर का जो रंग है वो है ही बोलना, तो ये बोलता लाहौर। सही बात है। और मैं एक दफा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके बुलाने पे। जहाँ तक आपका डिप्रेशन और फियर का क्वेश्चन है और टाइटैनिक से रिलेट किया, बड़ा ज़बरदस्त। देखिए, आपका सबसे बड़ा जो एनिमी है ना लाइफ में, आप किसी भी मकतबा फिक्र से हैं, वो है फियर। आपने फियर को ओवरकम करना है किसी भी सक्सेस को हासिल करना है। बिकॉज मेरा जैसे डॉक्टर सुहेल बोला तो मेरा साइकेट्री मेरा फील्ड भी है। तो फियर को आपने, और आर्टिस्ट क्यों वो टाइटैनिक में प्ले करते रहे, मजर बैठे हैं, आरिफ भट्ट बैठे हैं, ईमान बैठी हैं। आर्टिस्ट एक तो हसास होता है, हर बंदा जानता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सबसे ब्रेव बंदा होता है। बिकॉज ये ऐसी फील्ड है जिसमें हीरो और जीरो है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज एनी अदर पर्सन, यू कैन सर्वाइव। तो इसका जो ये समझ लें कि एक ऐसी कसम उठा के इस फील्ड में आता है, बिकॉज यू आर अ बोर्न एंटिटी। आप, यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एन आर्टिस्ट, यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग। आप आर्टिस्ट बना नहीं सकते। आर्टिस्ट यहाँ होता है या नहीं होता, उसको पॉलिश किया जा सकता है मेहनत से। तो मैंने जैसे कहा कि एक ब्रेव होता है, हसास होता है और वो उम्मीद होता है, दूसरों के लिए उम्मीद है कि वो अपना काम सर झुका के किए चला जाता है, उसका रिवॉर्ड उसे फौरन मिले, साल बाद मिले। तो जो कोरोना का सीन है, जो और डिप्रेशन है इस पूरी दुनिया में, फियर आपने बताया, डेथ फियर आ गया है। तो मेरे नज़दीक डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है ना माय ब्रदर, वो सबसे बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है कि जो लोगों को एक उम्मीद देता है। अच्छा, आज ईद का सारा दिन कैसे गुजारा आपने? ईद देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई मीडिया बैठ के नहीं कहूँगा ऐसा वैसा, बड़ी 10 बातें की जा सकती हैं। मेरा ड्राइवर मेरी बड़ी सी गाड़ी पे गया और ये लेके आया, मैंने फलां ब्रांड का कपड़ा पहना, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ईद बचपन में होती थी, अम्मी अब्बू के साथ होती थी, बहन भाइयों के साथ होती थी, ईदी लेते थे, एक्साइटमेंट होती थी एक चीज़ लेने की। दोज थिंग्स आर गॉन नाउ। ईद ऐसे ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि अपने बहन भाइयों से मिलना, जो हम अपनी
बहुत बिजी स्केड्यूल में से टाइम नहीं निकाल पाते, तो इसमें वो टाइम निकल आता है। और दूसरी बात होती है कि ईद के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भी रमज़ान पीछे चल रहा होता है। ईद उसी की है जिसने रमज़ान गुजारा। सही बात है। यानी कि ये नहीं कि जस्ट ईद उसकी एक्साइटमेंट अपनी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि हमारे पूरे पाकिस्तान में सारे आर्टिस्ट इस बात को समझते हैं, तो मैंने रमज़ान को मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल टोटल डिफरेंट। चलें ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। अरे भाई ये बताइएगा कि आप एक सिंगर भी हैं और आपकी बहुत सारी खिदमात हैं इस शोबे के लिए। आपको क्या लगता है कि ईद का जो त्यौहार है वो आपको कितना ज़्यादा मोटिवेट करता है, कितनी ज़्यादा करेज देता है? देखिए, एज ए मुस्लिम और एज ए ह्यूमन बीइंग ख़ास तौर पे, फिर एज ए मुस्लिम स्पेशली सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के बाद एक जो दिन है ईद का, ये गिफ्ट है और इसकी एक बड़ी एक हिस्ट्री है जो हम और आप सब लोग जानते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि ईद जो है वो बचपन की होती है और अब बचपन की नहीं होती। तो बचपन की भी ईद होती है और बचपन की भी ईद होती है। आपने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। नहीं वैसे भाई, डॉक्टर साहब पे भी हमला कर दिया है। इनका मसला है, इनका हाथ ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है, इनका मसला है। वो ईद जो है ट्रीटमेंट जारी है की तरफ है तो एक अंगूठा आपकी तरफ। नहीं, इनका मसला है थोड़ा सा ना फिजिकल। चले बट साहब देखिए, मैंने तो अभी बात शुरू ही की है और बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़रिए के मुताबिक ईद जो है, ईद का दिन चूंकि अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, तो इसको मनाना हर सूरत में चाहिए। अलबत्ता सिर्फ ये करें कि जो आपकी लग्जरीज हैं उनको ज़रूर कट डाउन कर लें, यानी दिखावे वाली चीज़ें ना करें, कपड़ों वाली चीज़ें ना करें। बहुत ज़्यादा जो आप इंसान, जो कि हम लोग आजकल सोशल एनिमल्स हैं और बहुत पार्टीज थ्रो करते हैं जो सब पहले करते थे, वो चीज़ें ना करें। लेकिन ईद का दिन चूंकि अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, इसलिए इसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरह आज हम आप ईद एज एन आर्टिस्ट जैसे बचपन में ईद मनाते थे, तो अभी तो मैं बड़ा हो रहा हूँ इसलिए मेरा खास फर्क नहीं इनका पड़ा। हाथ भी नहीं उधर गया। जब मैंने कहा ना कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उनका हाथ उधर क्यों नहीं गया? ईमान फातिमा जी का मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अभी बड़ा हो रहा हूँ तो इसलिए मेरी ईद तकरीबन वैसी गुजर। और चाय में क्या है? इस चाय में क्या है आपने मिलाया? ये पहला चैनल है जिसमें लाहौर टीवी का कप बहुत के अंदर शुक्रिया। चाय ईद मौजूद वाले है। दिन बहुत अच्छी चाय जिसको मैं बड़ा मिस कर रहा था। आपकी इस तरह खिदमत करते रहेंगे। ईमान, मुझे ये बताइएगा कि आपको पहली दफा कब अंदाजा हुआ कि आप अच्छा गा सकती हैं? मैं बचपन से गा रही थी, लेकिन पहले मैं नाते भी ये तो पढ़ती सारे थी। कहते हैं। बिल्कुल, वो सारे कहते ज़रूर है, लेकिन होता भी ऐसे ही है। तो मेरे घर वाले कहते थे अभी नहीं, तो जब उनको लगा कि नहीं अब इसको गाना चाहिए, तो फिर वो कहते कि पहले सीखो उसके बाद आओ। किससे सीखा? मैं सर अब्दुल रऊफ से सीखा और अभी तक सीख रही हूँ। इसको जितना भी सीखो उतना ही कम है, तो मैं उनसे ही सीखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीसरी एल्बम आ रही है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद। क्या नाम है उस एल्बम का? मैनू यार नजर ना आवे। अच्छा, और ये नजर नहीं आता, देखा नहीं होता। दर्द के राही आपके साथ बैठे अच्छा, हैं और मैनू यार ये बताइएगा ईमान, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप लोग जो पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनल म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी। बड़े बड़े नामवर मौसीकारों की मौजूदगी में, उसके लिरिक्स, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब कौन करता है? कहाँ होती है? कैसे होती है? देखिए, ये डिफरेंट स्टूडियो होते हैं। मेरे जो टीचर हैं सर अब्दुल रऊफ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लोगों को नहीं जानती कि ना मैं ज़्यादा स्टूडियो वगैरह में जाती हूँ, मैं जिस स्टूडियो में फर्स्ट दिन गई थी वही मेरा सारा कुछ करते हैं। सर अब्दुल रऊफ ही करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लोगों को कि ये अच्छा काम करता है, ये दरमियाना करता है। काम तो सारे अच्छा करते हैं, बट फिर उनको लगता है कि ये जगह अच्छी है, तो फिर वो ही करवाते हैं जो भी तो ईद का दिन कैसे गुजारती हैं आप? ईद का अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो फिर सबसे पहले ये होता है कि हम लोग ईदी देने के लिए जाते हैं। कुछ रिलेटिव, कुछ जानने वाले जिनका नहीं भी पता होता, उनको भी कॉल करके हम लोग बोलते हैं कि हम मिलने के लिए। अच्छा, मैं ना इथों सीधा ईद ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बोलो ईमान जी बोलो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ईदी। नहीं, मैं तो नहीं दवांगी। नहीं, मैंने ईमान को सुबह फोन किया था, मैंने कहा वो ईदी देने कब आना है? वो कहती कि प्रोग्राम पे मिलते हैं, फिर वही। तो इंशाल्लाह ताला आज हम ईद लेंगे। कहीं कुकिंग भी करती हैं? कुकिंग नहीं, कुकिंग मैं नहीं करती। इसलिए मैं नहीं करती कि टाइम ही नहीं होता मेरे पास इतना।
तो रमजान क्या शरीफ क्या में खाने में पसंद करती हैं ईद में? मैं गोश्त करेले केले गोश्त करेले गोश्त, लोग सवैयां खाते हैं, आप करेले गोश्त खाती हैं। ये मुझे पसंद है, तो इसलिए फिर रमजान शरीफ में तो इतना पसंद नहीं। नहीं बस ये ना जेड़े सारे हालांकि इनकी आवाज में लोग वो जितनी पसंद बहुत मिठास करते है, हैं। नाली आप वो ये बचपन है से- आप करेले खाती हैं। बचपन से पसंद थे करेले गोश्त या नहीं, ये बचपन बॉडी टाइम से- बनने नहीं, के नहीं, बाद नहीं, आप नहीं, मुझे शुरू से पसंद थे। अच्छा, अपने हाँ। अपने गले को सुरीला रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए कुछ खास चीजें खाती हैं? जैसे मैंने सुना है कि अब्दुल रऊफ साहब के पास जो भी पढ़ने जाता है उसे मीठे पकौड़े जरूर खाने पड़ते हैं, वो भी तो जानते हो। रात में है। वाह, वाह, Right? नहीं, नहीं, कोई मीठे पकौड़े नहीं होते। मैंने खुद देखा है। नहीं, अब वहाँ तो पकौड़े बनते हैं, मीठे हाँ। नहीं बनते। नहीं, दूसरे मीठे वाले काफी होते हैं, पकौड़े हम नहीं लोग होते। अक्सर खाने शाने उधर ही बनाते हैं मैं आपको स्टूडियो एक में और ना। डिस्क्लोज तो ये लोग भी खाते हैं आगे। रऊफ साहब हमारे मैं आ रहा हूँ, मुझे भाई और अच्छे दोस्त हैं, तो रऊफ साहब माशाल्लाह खुद बड़े जबरदस्त कुक हैं। अच्छा। तो हम उनसे फरमाइश करके सही कि बात रऊफ है। भाई ये बनाएं वो बनाएं, वो फिर और बनाते हैं। जो हमारे कलाकार पास। होता है वो कलाकार होता है। मतलब भाई ये बिल्कुल। बताइएगा कि आपको म्यूजिक की जानिब कब से शौक पैदा हुआ? आप भी बचपन से ही खराब हो गए थे? नहीं, बचपन से देखिए वो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की जो है रियल कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं? या नहीं होता। तो आर्टिस्ट जो होता है वो होता है, जो नहीं होता वो नहीं लेकिन होता। उस आर्टिस्ट को पहचान कर पहचान कर असल मुझे था मैं स्कूल टाइम मस्जिद में जाना, अपने सूफी जो कलाम है वो पढ़ना, और अपने स्कूल जब जाते थे तो नातें पढ़नी, और वहाँ भी सूफियाना जो मैं कलाम पढ़ता था। और ये एक जो लहर थी, फिर मस्जिद में जाना, आज़ान देनी 5 वक्त, वो बड़ा अच्छा लगता था। पसंद करते थे सारे हमारे जो बुजुर्ग नमाजी जो सारे थे। जिस वक्त नहीं जाता था फिर दस्तक देते थे घर आके, अम्मी को आवाज़ देते, अबू को देते, यार वो किधर है, गुलाम रसूल किधर है बेटा, आज वो मज़हब नहीं आया, तो वो आज क्यों नहीं आया, वो ये इस तरह था। आहिस्ता आहिस्ता वो सूफी कलाम करते गए, इधर जाना उधर जाना। अब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो जो दोस्त हैं कहते हैं यार कुछ करो, कुछ गाओ यार इधर। तो ऐसे ही फिर इत्तफाकन वो बड़े भाई थे मेरे, वो सुनते थे लाला अताउल आयशा हिलवी साहब, तो घर में केस्टें वेस्टें आनी, तो वो उस वक्त वो उनका चलता था, नया नया एल्बम आया, कालो कौन सी तेरे नाल, तुहानू याद मैं दस्या बड़ी दफ़ा इंटरव्यू दिया। तो वैसे ही मैंने ज़ुबानी याद कर ली 1-2 गाने उसका, तो कहने लगे यार आज वो नहीं, आज कुछ आपने गाना यानी किसी उस्ताद से तरबियत नहीं ली है? तरबियत वो जो या होता है या नहीं होता, मैं वो बात करूँ। तरबियत तो होनी चाहिए, तरबियत तो अब जब फिर आए हैं फिर जो अच्छा लगा उसको सीखा, उससे सीखा। उस्ताद सिर्फ ये करता है कि वो एक सिंगर को पॉलिश कर देता है, वो किसी ऐसे नॉन सिंगर को सिंगर नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। अवैस भाई आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि पहले तबीयत होती है फिर तरबियत होती है। हाँ, अगर इंसान के अंदर तबीयत हो ना सिंगिंग वाली या वो कैपेसिटी जो उस्ताद वो आपके जो है, अंदर देख होता है। लेते हैं। क्या महाराजा पटियाला वाली बात की है आपने, छा गए। अच्छा ईमान मुझे ये बताइएगा सही कह रही कि है। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, कोई अपना ऐसा फेवरेट ट्रैक जो आप हमें सुनाना चाहें? अभी सॉन्ग उसकी मैं वीडियो की है, अभी ईद पे इंशाल्लाह जबरदस्त, जबरदस्त, प्लीज, प्लीज, रिलीज विश यू ऑल द बेस्ट। असा तेरे पिछे रुल गए सोनिया, पर चस बड़ी आई है, पर चस बड़ी आई है। असा तेरे पिछे रुल गए सोनिया, पर चस बड़ी आई है, पर चस बड़ी आई है।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जब रूटीन में आमतौर पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं, बल्कि दुआ करते हैं कि ब्रेक आए ताकि हम थोड़ा सा उसमें रेस्ट कर लें। लेकिन पिछला जो हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट था वो इतना ज़बरदस्त हुआ और ईमान ने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया, इतने अच्छे लिरिक्स थे उनके, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। और ये वो कैची लिरिक्स होते हैं जो आपको नहीं भूलते। ईमान, वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने भी एक तवील अरसे से म्यूजिक को परसू किया, आपने अपनी शनाख्त बनाई, आपने अपने जूनियर्स को गाइड किया। ऐसा कौन सा नगमा है जो आपके दिल के बड़ा करीब है अपने तमाम तर गानों में? मेरे पर्सनल सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं। देखिए जी, जो पहला बेबी होता है ना, वो हमेशा आपको बड़ा फेवरेट होता है। तो इश्क मेरा मुझे वैसे भी पसंद है और गाना भी पसंद है। तो पहला इश्क और पहला गाना नहीं बोलता हूँ। मेरे पहले सॉन्ग का नाम जिसने मेरा थोड़ा सी पहचान बनाई वो था इश्क दा धोखा ना खामी, किसे ना लखिया ना लावी। उसके बाद, ये तो बहुत पहले की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस वेरी सेंचुरी। उसके बाद 10-15-16 साल गुजर गए हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स किए मैंने। एक मैंने रिमिक्स किया था बिकॉज मेरा एक मिशन था कि जो हमारा बहुत अच्छा म्यूज़िक है ना, हमारे नए बच्चे डीजे की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं जिसमें डेप्थ नहीं है, शैलो म्यूज़िक है। हमारा जो ओरिजिनल म्यूज़िक है इतना स्ट्रॉन्ग है, उस वक्त इतना ज़्यादा सोशल मीडिया चीज़ें नहीं थी। तो मेरा अपना मिशन है कि आज के दौर में उन कंपोजिशंस को, उन लिरिक्स को सामने लाया जाए। तो मैंने इसलिए रिमिक्स एक मैडम का सॉन्ग किया था, मुझे बड़ा पसंद है, प्यार नालों प्यारी सजना। प्लीज प्लीज। प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार में कीवे न करा, प्यार में कीवे न करा, अखियां सामने तू दिल दे बिच बिच भुलियां ते तेरा नाम करी न किनारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। Just like that. तेरी जरा जिन्नी हाँ, तेरी जरा जिन्नी हाँ, जेल में सुन लवा, सुन के डिग पावा, डिग के दूरा होंदा जा, दिल दे सहारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। जेल में फाड़ लवा बा, जेल में फाड़ लवा बा, मुँह न कुछ कवे, चुप बेशक रवे, मैं समझ लगा हंस पे में तारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार नालो प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना।
तालीम, फन, हुस्न, खूबसूरती, डॉक्टर सोहेल हाशमी के उस नगमे में क्या नहीं था, इसने आपको उठ के नाचने पर, झूमने पर, गाने पर, अपने वो सारे दुख भूलने पर मजबूर किया। डॉक्टर साहब, दैट वाज अ वंडरफुल ट्रीट, और ये वाकई बोलता लाहौर के जो ऑडियंस है उनके लिए आपकी जानिब से ये एक बहुत खूबसूरत ईदी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ अभी और भी लोग मौजूद हैं। मजहर भाई, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा गाते भी हैं, माशाल्लाह आपकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, कभी आपके अंदर गरूर टाइप चीज आई कोई? कभी भी नहीं। जिस दिन लेकिन आपकी एनक से मुझे लग रहा था जिस दिन मैं उतार दी ये तो मैं भी सेकंड करूंगा, वेरी डाउन टू अर्थ। जिस दिन गुरूर आएगा उस दिन मैं मजर नहीं रही। सुभान अल्लाह। वो असल में आज बड़ा इनकलाबी रंग पहना हुआ है ना, उसकी वजह से Exactly. अच्छा, आपकी पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। मुझे बताइएगा कि उनके लिए कोई ऐसा गीत आज आप ईद के मौके पर गुनगुनाना चाहें अगर? क्योंकि वैसे तो मुझे भंगड़े का दिया हुआ है लकब इन सारे भाइयों ने, देखेंगे तो कि मैं ज़्यादा भंगड़ा करता हूँ, मेरे फास्ट बीट होती है मेरे सॉन्ग्स में सारी। और दूसरा ये है कि मैं सारे कभी किसी का अल्लाह के करम है कि कॉपी नहीं की गाना, माशाल्लाह। मेरे अपने लिरिक्स होते हैं, कॉम्पोजिशन होती है, वो चाहे अच्छी होती हैं बुरी, और मुझे नहीं उसका पता, लेकिन लोग लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं। एक तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं इसमें। और दूसरा ये है कि परदेशियों के लिए ये फर्स्ट टाइम मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो वतन से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। मदर कह रहे हैं कि वो अच्छी होती हैं या बुरे होते हैं, वो इतने बुरे होते हैं माशाल्लाह के 2-2 मिलियन उस पर लाइक्स और व्यूज आते हैं। नहीं, और माशाल्लाह लोग पागल होते हैं, टकरे मार के रो रहे हैं। 8-10 मिलियन होते हैं, यानी कि दो महीने में मैंने देखा है वैसे। अब आप अंदाजा कर लें यहीं से ना कि वो कितने बुरे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में लोग रिलेट करते हैं, नॉस्टैल्जिया होता है ना, तो पाकिस्तानी फैमिलीज आर क्रेजी अबाउट दिस सॉन्ग। प्लीज नजर हो जाए। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गाया राही ने, और यकीनन उनका ये जो गाना था, ये सुनकर जो परदेसी हैं उनके जज्बात की भी तर्जुमानी हुई, और जिसकी कंपोजिशन थी वो इतनी कैची, इतनी खूबसूरत थी कि आप अगर लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मोटरवे पर निकले और सूरज अगर डूब रहा हो तो इस म्यूजिक को आप बार बार सुन सकते हैं, और विदाउट एनी एग्जैजरेशन ये बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी। वेल डन मजहर, वेल डन। अच्छा आरिफ, मुझे ये बताइएगा कि जो गाया ईमान ने, डॉक्टर सोहेल ने, मजहर ने, ये तीनों पंजाबी में थे, ये पंजाबी ज्यादा आजकल पॉपुलर है, ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? मजहर ने जो इतना खूबसूरत गाना सुनाया, ये ऐसी ट्रेंड नहीं है आजकल ट्रेंडिंग पे, टिकटॉक पे छाया हुआ ये गाना। कुछ उसका रीजन है वो तो इनका गाना है ना जो भी इन्होंने सुनाया है। मैं अपना आपको बताता हूँ, कमिंग बैक टू माय पॉइंट। तो असल में मामला कुछ इस किस्म के हैं कि इस कदर ताफुन है इस बार के ज़मी के बासी, इस कदर ताफुन है इस बार के ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिज़्क़ कमाने से गए। वाह, इस कदर ताफुन है इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिज़्क़ कमाने से गए। दिल तो पहले भी जुदा थे दुनिया वालों, क्या सितम है कि हाथ मिलाने से। तो जब इस तरह के माहौल होना तो उसमें ऐसी दुखी चीजें और बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आज का दिन है, हर शे प्यार दी बोली बोले, मेरा तनक तनक दिल डोले, हर शे प्यार दी बोली बोले, जे ओ कुंड मुकड़े तो खोले, लुग लुग जावे जन शर्मा, मेरा तनक तनक दिल डोले, हर शे प्यार दी बोली बोले, जे ओ कुंड मुकड़े तो खोले, लुग लुग जावे जन शर्मा। नहीं जीना ओदे बिना, एक मन मोनी कुड़ी सोचा नालो सोनी कुड़ी, अज मैनू मिल गई है, पहली बारी तकिया मैं भुल नहीं हो सकिया, मैं ले मेरा दिल गई है। नहीं जीना ओदे बिना, नहीं जीना ओदे बिना, नैन लड़ गए नैन लड़ गए, हाय ना मर गए असी मर गए, नैन लड़ गए नैन लड़ गए, हाय ना मर गए असी मर गए।
तुझे बिना नैना काले ना दादी आए पुछया भी नहीं दिल की ता ओदे हवाले नहीं जीना ओदे बिना नहीं जीना ओदे बिना वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने देखा कि आरिफ भट्ट साहब की इंतहाई खूबसूरत परफॉर्मेंस, यानी यहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बड़े फनकार मौजूद हैं। इन फनकारों की पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है। अगर ये फनकार आज मेरे प्रोग्राम में आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन फनकारों के अंदर इज्ज भी है, फन भी है, खूबसूरती भी है। और अगर इन फनकारों की हम कदर नहीं करेंगे, आप कदर नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया भी कदर नहीं करेगी। ये हमारे लता हैं, ये हमारे रफ़ी हैं, ये हमारे एल्विस प्रेस्ले हैं। और जब तक ये लोग जिंदा हैं, हम लोग जिंदा हैं, और ये लोग हमारे अंदर जीने की उमंग पैदा करते हैं। मुझे ये बताइएगा भट्ट साहब, जितनी खूबसूरत आप गाते हैं, आपकी पर्सनालिटी है, उर्दू की गुफ्तगू, पंजाबी की शायरी, ये सब कुछ कहाँ से इतनी सी उम्र में आपने हासिल किया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतनी सी उम्र तो बहुत ज़्यादा। यू मेड माई डे। और अब मुझे लग रहा है मेरी ईद होगी इतनी सी नहीं, seriously, you guys are- उम्र नहीं निकालते हो कि तारीफ तो उम्र वाली बात है, तारीफ वाली। उम्र लड़का अच्छा कजन है आपका। तो वो कहते हैं कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं। तो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। और मैं एक गलत फहमी लोगों की दूर करता चलूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से। आज ईद का भी दिन है, हम अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। मुश्किल है वो ये है कि लोग सिर्फ गोरे रंग को पर्सनैलिटी समझते हैं। जी हाँ, लोग समझते हैं सिर्फ एक खूबसूरत काली कदो सलवार क़ामत- कमीज भी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए काली सलवार और दिल का भी गोरा होना चाहिए। असल में हाँ जी, लाली तालीम का और करने तरबियत, इसके साथ साथ दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आ रही हैं। मजहर भाई से हमने फरमाइश की है कि वो अपना एक इंतहाई छुपा हुआ अनमोल हीरा, जिसके साथ उनकी अपनी एक शनाख्त वाबस्ता है, आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर हमसे और आपसे शेयर करने जा रहे हैं।